अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। तो हम लोग हाज़िर हैं संग शिकन की अगली एपिसोड नंबर 4 के साथ। तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी तक ये नावल तो स्टार्ट है और आपका रिस्पॉन्स बेहतर जा रहा है। प्लीज़ जो लोग यहाँ पे खामोशी से आते हैं और चले जाते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग आप लोगों को मज़ीद अच्छे-अच्छे नावल्स जो हैं वो देना स्टार्ट कर दें। तो चलिए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक ज़रा इसका कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव किस्म का है, लेकिन देखते हैं अब आगे-आगे कैसे कहानी खुलती है, कैसा चलता है सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दुबई के बदनाम तरीन बाज़ियान क्लब की खुफिया क्लब के अंदर का मंज़र था। इस बेसमेंट में तमाम किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती थीं। आज भी यहाँ माहीन के करप्ट शोहर को पकड़ने के लिए आई थी और उसे अपने प्लानिंग के मुताबिक उसे उठवाकर पाकिस्तान पहुंचाना था। हरमीन रसा, जो इसके लिए उसकी दोस्त, राज़दान और इसकी सगी बहनों से भी बढ़कर थी, वह इस काम में भी रुफ़ाया का साथ देने को तैयार हो गई थी। वह रुफ़ाया की मोहब्बत में ऐसी ही पागल थी, इसलिए रुफ़ाया मुहाब इस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। और इन दोनों के दोस्त हरम को अगर रूफ़ी का दायां हाथ कहते थे, तो ये कतई गलत नहीं था। वो हरम का हाथ थामे अपने पीछे दूसरे हुलिये में मौजूद अपने चारों भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स के साथ वो अपनी की बाहर सिक्योरिटी को दिखाकर हरम के साथ इस खुफिया बेसमेंट में बिला खौफ खतर चली आई थी। एक तायराना नजर अंदर मौजूद लोगों पर डालती हुई एक तरफ बड़ी टेबल पर आकर बैठ गई। इसके बॉडीगार्ड्स भी इससे कुछ दूरी पर चेयर्स पर जाकर बैठे थे। क्लब में चारों तरफ दुबई शहर के मकामी लोग और कुछ एक गैर मुल्की अफराद भी मौजूद थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बाजियान क्लब। जैसा कि शुरुआत में ही यहाँ की रवायत रही है, यहाँ आपकी आमद को मद्देनजर रखते हुए और आपकी फरमाइश पर हर हफ्ते नए लड़कों का इंतखाब करके यहाँ लाया जाता है। ऐसे हसीन और जमील लड़के जो यहाँ के सिवा आपको पूरे दुबई में कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए इन हसीन और जमील लड़कों के लिए दिल खोल कर बोली लगाएं। इंग्लिश में की जाने वाली इस अनाउंसमेंट पर रूफी ने शान बेनियाजी से गर्दन घुमाकर सामने कदर ऊंची बनी डांसिंग फ्लोर के साथ जाती इन सीढ़ियों की तरफ देखा, जिसके ऊपरी सिरे से लेकर आखिर तक बेहद हसीन और खूबसूरत 7-8 लड़के एक कतार की सूरत में खड़े थे। और फिर इनमें सबसे आखिरी सिरे पर आगे की तरफ खड़े बंदे पर जैसे ही रूफी की नजर पड़ी, वो पहले ठटकी, थमी, हैरान हुई और फिर मंजमद हो गई। उसकी आंखें हैरत और बेयकीनी से खतरनाक हद तक फैल चुकी थी। वो भूल गई थी कि वो यहाँ इस क्लब में क्या करने आई है। वो भूल गई थी कि वहाँ इसके साथ इसके बॉडीगार्ड्स और हरम भी थे। उसे बस इतना याद था कि वो उसके सामने मौजूद था, वो भी किस तरह और किस अंदाज में। वो ट्रांस की सी कैफियत में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और सब लोगों के बीच से धीरे-धीरे गुजरती हुई ऐन उसके सामने जा खड़ी हुई। अब इसके बिल्कुल सामने वो खड़ा था, किसी माहिर संग तराश के तराशे हुए शाहकार जैसा हसीन, बेहद खूबसूरत मर्दाना वजाहत का नमूना। हसीन याकूती लबों के कटाव पर सजी खूबसूरत मुस्कुराहट, गहरी सहर तर्ज डार्क ग्रीन आंखों में एक शहाना सा तफाखर लिए, सुर्ख और सफ़ेद चेहरे और गहरे काले बालों को जेल से एक तरफ सेट किए ग्रे जीन्स और ब्लैक फुल स्लीव्स की टी शर्ट में वो अपनी बेहद शानदार जिसामत के साथ पूरे माहौल पर छाया हुआ लग रहा था। उसकी आइडियल ऊंची लंबी तकरीबन 6 फुट 4 इंच की हाइट इस शानदार सरापर पर कयामत लग रही थी। क्या कीमत है इसकी? रूफी ने सरसराती आवाज में खुद को कहते सुना था और उन लड़कों के पास खड़ा डीलर फौरन अलर्ट हुआ था। He is our highest paid boy. His price is 2500 USD for a single night. डीलर ने इस खूबसूरत तरहदार हसीने को सर से लेकर पांव तक देखा। इस दौरान वो संगी मुजस्मा आंखों में शौक से चमक लिए बिल्कुल साकित और जामिद खड़ा अपने सामने खड़ी लड़की की आंखों में देख रहा था। डीलर की बात पर रुफाया ने नजरें घुमाकर इस डीलर की तरफ देखा था। ये है मेरा मास्टर कार्ड,
मेरे अकाउंट में इतनी रकम मौजूद है जिससे मैं तुम्हारे इन सारे लड़कों को एक रात के लिए नहीं पूरी बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए खरीद सकती हूँ। मगर मुझे सिर्फ़ ये लड़का चाहिए, वो भी हमेशा के लिए और किसी भी कीमत पर। रूफ़ी ने इंग्लिश में एक-एक लफ़्ज़ जमा कर कहा और उसकी बात सुनकर इस संगीन मुजस्समे में हरकत हुई थी। उसने सर झुकाकर अपनी बेखूबसूरत मुस्कुराहट को छुपाने की कोशिश की थी, जो रूफ़ी के एक्सप्रेशंस देखकर इसके लबों पर रक़्स करने लगी थी। उसने मुस्कुराते हुए चमकती आँखों से अपने सामने खड़ी इस बेखूबसूरत अरबी शहज़ादी को देखा था, जो इस पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार थी। मगर ये एक बेवकूफ़ी भरा सौदा था, जिसके बारे में शायद रफ़ाया महताब नहीं जानती थी, क्योंकि जिस लड़की को वो इसे खरीदना चाहती थी, वो एक बदनाम शोहरत का हामिल था। इसे मर्दों के बाज़ार से 2 दिन पहले ही खरीदा गया था। मैम, आपका इस लड़के को खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप एक गलत मर्द पर सौदा कर रही हैं। ये ये आपके लिए मौज़ू नहीं है। डीलर ने इस खूबसूरत लड़के के गले में पड़ी चेन में लटकते हुए टीम बी के बैज को देखकर झिझकते हुए कहा था। क्यों? ये शख्स मेरे लिए मौज़ू क्यों नहीं है? रुफ़ाया ने तीखी नज़रों से डीलर को देखते हुए पूछा, क्योंकि ये ये एक नॉर्मल मर्द नहीं है, बल्कि एक हमजिन्स परस्त मर्द है, जिसे इस हरफ़-ए-आम में ये कहते हैं। डीलर के अल्फाज नहीं, वो भारी एटमी बम थे, जिन्हें रुफ़ाया महाब की ज़ात के परखच्चे उड़ा दिए थे। वो भी यकीनी से फटी-फटी आँखों के साथ अपने सामने खड़े इस खूबसूरती के शाहकार को देखने लगी थी। उसे लग रहा था कि इसके जिस्म से किसी ने जान खींच कर निकाल दी हो। इसी वक़्त इसके कानों में निकाह ख़्वाह के अल्फाज गूंजने लगे थे। रुफ़ाया महाब, आपका निकाह यशब अज़लान भट्ट से बएवज़ महज़ 2 करोड़ रुपए होना तय पाया है। क्या आपने कबूल किया? कानों में गूंजती काज़ी की इस आवाज़ से इसे सूरह इसराफील लग रही थी। कबूल है, कबूल है, कबूल है। अपनी ही 3 बार की दी गई कबूलियत भी उसे याद आई थी, मगर इसी वक़्त एक खूबसूरत ठहरी हुई और संजीदा आवाज़ भी इसके कानों में गूंजने लगी थी। और रब जब जिससे चाहता है नेमतें देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, और फिर इस समेत इसका गरूर भी खाक में मिला देता है। अल्लाह के सामने बड़े-बड़े माहिर संग तराश भी बेबस हैं, क्योंकि वही है असल संग शिकन। इंसान के इख्तियार में कुछ भी नहीं, फिर खुद को सब कुछ समझने वाला इंसान नादान ना हुआ तो फिर क्या हुआ? वाक़ई वो भी तो नादान ही निकली थी। वो खुद को सब कुछ समझ बैठी थी। उसने भी तो इस संग तराश के तराशे इस हसीन मुजस्समे को अपना सब कुछ मान लिया था, मगर वो तो कुछ भी नहीं था। रुफ़ाया का गुरूर ऊपर आसमान पर बैठे इस संग शिकन ने खाक में मिला दिया था। रुफ़ाया ने एक बार फिर सर उठाकर डुबडुबाई आंखों से अपने सामने खड़े इस हसीन धोखेबाज को देखा था, जो उसे देखकर मज़े से मुस्कुरा रहा था। तभी उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। उसने अपने चकराते सर को थामने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेना चाहा था, मगर इसके हाथ कुछ नहीं लगा था। नतीजतन वो नीचे गिरी थी, लेकिन फर्श तक पहुँचने से पहले ही इसे 2 हाथों ने मज़बूती से थाम लिया था। न जाने कितनी देर की बेहोशी के बाद जब उसकी आँख खुली, तो उसने खुद को बड़े ही लग्ज़री बेडरूम के खूबसूरत से बेड पर पाया। उसने हैरत से आँखें फाड़कर इस अनजान बेडरूम को देखा। ये वो कहाँ आ गई थी? वो तो बाज़ियान क्लब गई थी और वहाँ उसने उस धोखेबाज को देखा था। फिर इसका सच जानते हुए शदीद सदमे से बेहोश हो गई थी। हालाँकि वो ख़ासे मज़बूत असाब की मालिक थी, मगर इस वक़्त जो बात उसे पता चली थी, उसे सुनते ही उसका दिमाग सुन्न हो गया था। तभी इसके हवासों ने भी इसका साथ छोड़ दिया था और वो बेहोश हो गई थी। तब तब से अब जाकर उसे होश आया था। न जाने कितनी देर हो चुकी थी। वो कहाँ थी? ये किसका बेडरूम था? और पहले की तरह इस बार भी तो इसके चारों बॉडीगार्ड और हरम इसके साथ ही थे। यानी एक बार फिर कोई उसे हरम और बॉडीगार्ड्स की मौजूदगी के बावजूद उसकी नाक के नीचे से निकाल कर ले गया था। यही सोचते हुए वो बेचैन होकर अपनी जगह से उठ बैठी थी और उसने घबराकर चारों तरफ देखते हुए हरम को भी आवाज़ दे डाली थी। हरम, हरम, कहाँ हो तुम?
मुज़म्मिल, हमाद, सुहेब, काशिफ़, कोई है? उसने ज़ोर-ज़ोर से हरम के साथ अपने बॉडीगार्ड्स को भी आवाज़ें देना शुरू कर दी थी, मगर इन पाँचों की बजाय बेडरूम के दरवाज़े से जो चेहरा नमूदार हुआ, उसे देखकर वो एक बार फिर शशलर्स-सी रह गई थी। मगर उसे दिलकशी से मुस्कुराकर बेड की तरफ बढ़ते देखकर रुफ़ाया को इसका दिया धोखा याद आ गया था। तभी वो जंप लगाकर बेड से नीचे उतरी और उस शख्स पर झपट पड़ी थी। तुम घटिया इंसान, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। तुम्हें देखकर घिन आ रही है मुझे। तुम अंदर से इस कदर गिरे हुए निकलोगे, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस कदर बुरी तरह से खलासत में लिपटे हुए हो तुम। खुद एक मर्द होकर दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात रखते हो। थू, तुम मेरे लायक नहीं हो, बल्कि मेरे क्या किसी भी औरत के लायक नहीं हो। मुझे हमेशा से हर चीज़ अपने मुकम्मल रूप के साथ पसंद रही है। नफ़रत है मुझे हर अधूरी चीज़ से और तुमसे। तुम भी एक अधूरे और दागदार मर्द हो। मैं तो माहीन के शोहर को दागदार समझी थी, मगर तुम भी दागदार निकलोगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। तुम एक गिरे हुए और घटिया फ़िल्म में मुलव्वस इंसान हो जिसे शोहर के रूप में कबूल करना तो दूर की बात है, तुम जैसे गंदे और गिरे हुए शख्स पर मैं एक निगाह गलत डालना और तुम्हारे साथ 2 मिनट रहना भी इस गुनाह में समझती हूँ। बल्कि मैं ही क्या कोई भी लड़की कभी भी तुम जैसे मर्द के साथ रहना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं। तलाक दो मुझे, अभी के अभी दो, वरना मैं तुम्हें खुद मारकर इस मजबूरी के तहत जोड़े गए बंधन को तोड़ डालूंगी। वो इसका गिरबान पकड़कर जोर-जोर से छिंटोड़ते हुए चीखने लगी थी। रूफी जान, जस्ट काम डाउन। इस कदर बरहमी अच्छी नहीं होती और ना ही यूँ बिना सोचे समझे या बिना सामने वाले की असलियत जाने किसी के भी बारे में कुछ भी कह देना या उसके गिरेबान पर हाथ डालना अच्छा नहीं होता है मेरी जान। ये सब बोलकर आपने अपनी राह खोटी की है। बहुत बड़ी हमाकत की है आपने। वैसे ही मैं पहले से खासी ढील दे चुका हूँ आपको, मगर ये अधूरे और दागदार मर्द वाली बात, ये यहाँ इस जगह मेरे दिल पे बुरी तरह चुभी है। और दूसरी ये कॉलर पकड़ने वाली हरकत ने भी मुझे खासा हर्ट किया है। इसे फ़ौरन से पेश तो मेरा कॉलर छोड़कर मुझसे माफ़ी माँग लें, तो हो सकता है मैं आप पर तरस खाकर आपके साथ थोड़ी-सी रियायत कर लूँ। वो उसे अपने सीने पर दायाँ हाथ रखकर दूसरे हाथ से अपने गिरेबान की तरफ इशारा करते हुए बोला, माफ़ी और तुमसे? किस गुमान में हो तुम? तुमसे माफ़ी तो क्या, मैं तो क्या मेरी जूती भी नहीं माँगेगी। क्या कर लोगी तुम मेरा? रुफ़ाया इसके गिरेबान पकड़कर झंझोड़ती हुई बोली। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, बल्कि करूँगा भी, मगर सबसे पहले इन खूबसूरत हाथों को इनके किए की सज़ा देना पड़ेगी। उसने बोलते हुए झटके से इसके दोनों हाथों को पकड़कर सख्ती से मरोड़ दिया था और उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाते हुए बेड पर धकेल दिया था। साथ ही रुफ़ाया के हाथों को मज़ीद मरोड़कर एक झटका दिया जिससे इसकी ज़ोरदार चीख कमरे में गूंजी थी। छोड़ो मुझे, मेरे हाथ खबीस आदमी, छोड़ दो, जंगली इंसान, वरना मैं तुम्हारा हाथ उखेड़ डालूँगी। वो चीखते हुए उसे धमका भी बोली, जो इसकी धमकी सुनकर खूबसूरत से अंदाज़ में मुस्कुराया था और इसके हाथों पर गिरफ्त सख्त करते हुए मज़ीद तेज़ी से उन्हें मरोड़ने लगा था। ओहो! मेरे हाथ उखाड़ेंगी आप? मगर हाथ उखेड़ने का काम तो आपके शौहर नामदार बहुत अच्छे से करते हैं जान। ये इतना मुश्किल काम आपके नाज़ुक हाथों से नहीं होगा। उसने रुफ़ाया की मुसलसल चीखों पर महसूस कुन अंदाज़ में मुस्कुराते हुए इसके हाथों पर अपने दाँत गड़ा कर एक के बाद इसकी दोनों कलाइयों पर बेहद ज़ोर से काटा था, जिसकी वजह से एक बार फिर वो ज़ोर से चीख पड़ी थी। क्या बात है रुफ़ाया जान, दर्द हो रहा है? बस इतने से ही थक गई, अभी तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना बाकी है। ये तो कुछ भी नहीं, इतनी मामूली सज़ाएँ तो मैं बच्चों को भी नहीं देता। मगर क्या करूँ, चाहते हुए भी आपके साथ सख्ती नहीं बरत सकता। ये जो दिल है ना मेरा, इसने आपको खुली छूट दी हुई है। इसलिए इस दगाबाज के हाथों मजबूर होकर छोड़ रहा हूँ आपके इन खूबसूरत हाथों को। उसने कमाल फ़याज़ी का मुज़ाहिरा करते हुए रुफ़ाया के हाथ छोड़ दिए थे, जिस पर वो कराह कर रह गई थी और फिर उसने एक झटके से रुफ़ाया को सीधा करते हुए इसकी आँखों को देखा था। मगर अपने हाथ आज़ाद होते ही रुफ़ाया ने बिजली की सी तरह एक पंच ज़ोर से उसके मुँह पर मारना चाहा था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ा मर्द चौकन्ना होने के साथ इस तरह के कामों में माहिर और ट्रेन्ड था।
वो रुफ़ाया से इस हमले की तवक्को रखता था, तभी अचानक मुस्कुराता हुआ पीछे हो गया और अपना वार खाली जाता देखकर एक बार फिर रुफ़ाया ने बड़ी महारत से अपनी टाँगों का इस्तेमाल करके उसके सीने को निशाना बनाया था। जबकि इस बार उसने ताज्जुब से नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने सीने पर वार होने से पहले रुफ़ाया के दोनों पाँव सख्ती से पकड़ लिए थे। लड़कियों पर ऐसी दलेरी ज़ेब नहीं देती रूफ़ी जान। वो अचानक आवाज़ बदलते हुए बोला और उसके सामने बेड पर पड़ा रुफ़ाया का मुँह हैरत की ज़्यादती से खुले का खुला रह गया। इसके ज़हन में कुछ महीने पहले पाकिस्तान के इस क्लब का मंज़र घूम गया था, मगर उसके सामने खड़ा ये हसीन और जमील शख्स, वो तो नहीं था। वो तो एक काली सूरत वाला मर्द था, जबकि वो सुर्ख और सफ़ेद चेहरे और ग्रीन आँखों वाला बेहद हैंडसम तरीन शख्स रुफ़ाया का शौहर था, जिसकी बेपनाह खूबसूरती से मुतासिर होकर वो शादी के लिए राज़ी हुई थी। वो हैरान सी सोची जा रही थी, जबकि उसकी हैरान सूरत को देखते हुए वो खुलकर मुस्कुराया था। रुफ़ाया जब उसके सामने होती थी, मुस्कुराहट उसके लबों से जुदा ही नहीं होती थी। "कौन हो तुम? सच-सच बताओ मुझे, तुम कौन हो? तुम वो पाकिस्तान वाले?" रुफ़ाया दोबारा चीखते हुए बोलने लगी थी, मगर वो उसकी बात काटते हुए बीच में ही बोल उठा था। "मेरी जान, मैं तो बस आपका शौहरे नामदार हूँ।" वो दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए बोला। "नहीं, तुम वही चोर हो जो मुझे उस रात क्लब से उठाकर लेकर गए थे। मेरे बॉडीगार्ड्स और हरम कहाँ हैं?" वो अपने पाँव ज़ोर से उसके हाथों से खींचते हुए बोली थी, मगर उस शख्स की गिरफ्त इसके पैर पर बहुत मज़बूत थी। "अब मैं चोर हूँ या पुलिस वाला, मगर आपका ही हूँ मेरी जान। और हरम की फ़िक्र मत करो, उसे बहिफ़ाज़त अलहियात छोड़ दिया गया है। वो आपकी तरह जज़्बाती नहीं बल्कि ख़ासी समझदार लड़की है। हम दोनों मियाँ-बीवी को प्राइवेसी देकर खुद ही वापस चली गई थी। और आपके वो गार्ड्स आपको मेरे हवाले करके आपके फ्रेंड के शोहर को अगवा करके अपने साथ ले गए हैं। आपको मैं रुखसत करवा कर यहाँ ले आया हूँ। वैसे आपको नहीं लगता कि आपको इतनी ज़्यादा बहादुरी का मुज़ाहिरा नहीं करना चाहिए था? और ना ही आपको इस बदनाम क्लब में जाना चाहिए था?" वो रुफ़ाया को एक के बाद एक झटके पे झटके दे रहा था, यानी हरम और उसके भरोसेमंद गार्ड्स रुफ़ाया को उसके शख्स के हवाले कर गए थे, और वो शख्स माहिन के शौहर की अगवा की प्लानिंग के बारे में भी जान गया था। रुफ़ाया सख्त बेयकीनी से इसकी शक्ल देखने लगी थी। हैरत से बाहर निकल आए जानम, ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ वफादार और भरोसेमंद साथी भी एक पल में बदल बदल सकते हैं। मुस्कुराकर मज़े से बोलता वो शख्स इस वक्त रुफ़ाया को ज़हर से भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। ऐसे कैसे वो लोग मुझे तुम्हारे पास अकेला छोड़कर जा सकते हैं? और किस रुखसती की बात कर रहे हो तुम? पहले खुद को इस काबिल तो बनाओ कि बीवी को रख सको। बद वाली जैसे महलक बीमारी में मुब्तला तुम एक कोढ़-ज़दा मरीज़ जैसे हो जाए, समझे? मैं तुम जैसे शख्स के साथ एक पल को भी नहीं यहाँ रुकूँगी। मुझे अपने घर जाना है, सुना तुमने? अब छोड़ो मेरे पाँव। वो एक बार फिर होश में आते हुए दोबारा उसकी गिरफ्त से अपने पाँव छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी, मगर कामयाबी अब भी नहीं मिली थी। उफ़! रूफ़ी जान, क्या कह दिया आपने? यकीन करें, बहुत कर्ज़ चढ़ा दिया आपने अपनी इस मासूम नन्ही-सी जान पर। एंड सॉरी, अब यहाँ से जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे निकाह को इतना अरसा हो चुका है, मगर मैंने अब तक आपको फ़ुर्सत से देखा भी नहीं। इसलिए आज रात मैं फ़ुर्सत से आपको देखना चाहता हूँ। मेरा कितना उधार चढ़ गया है आप पर, जो अभी आपको चुकाना है। निकाह हमारा 1 महीने पहले हो चुका था और आज रुखसती भी हो गई। आप रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई हैं। अब हमेशा के लिए आपका अलहयात से रिश्ता टूट चुका है, इसलिए अपने बाप के घर जाने का ख़्याल ज़हन से निकाल दें, क्योंकि यासिर वहाब एक क्रिमिनल है और एक क्रिमिनल के साथ मेरा और मेरी बीवी का कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। वो अपने सामने बेड पर पड़ी रुफ़ाया पर झुकता हुआ बोला, जिसे उसकी बातों पर रुफ़ाया को हैरत का शदीद झटका लगा था। मगर बाप के मुतालिक इसकी आखिर में दी गई बकवास सुनकर वो फ़ौरन अपनी हैरत से बाहर निकली। "खबरदार! ज़बान खींच लूँगी तुम्हारे अगर मेरे डैड को क्रिमिनल कहा तो।" वो इसे शहादत की उँगली दिखाती हुई बोली, जबकि रुफ़ाया के गुस्सैले तेवर देखकर भी उसने धीरे से हँसते हुए रुफ़ाया के एक बाजू को प्यार से सहलाया था, मगर वो इसको खुद को छूने से ही बिपर उठी थी। इस शख्स ने रुफ़ाया के पैरों को सख्ती से अपने एक हाथ में दबोच रखा था, तभी उसने मज़ाहमत की कोशिश करते हुए घुमाकर अपने दोनों हाथों के मुक्के से इसे मारा था। बाएँ हाथ का वार खाली गया था, मगर दायाँ मुक्का उसकी गर्दन पर जा लगा था। गर्दन पर रुफ़ाया के नाज़ुक हाथ का उछटता हुआ सा मुक्का लगते ही उस शख्स ने बफरी सर्द कटीली सी नज़र रुफ़ाया पर डाली थी। वो इसकी बातों की वार न जाने कब से बर्दाश्त कर रहा था, मगर अब रूफ़ी को हाथ चलाता देखकर ज़ब्त का दामन उसके हाथ से छूटता जा रहा था। तभी रुफ़ाया के पास करवट के बल लेटे हुए उसने रुफ़ाया के पैरों को अपनी टाँगों से
सख्ती से कंट्रोल कर दिया था, जबकि रुफ़ाया के नाज़ुक हाथ को मज़बूती से अपने बाएँ हाथ में थाम चुका था और अपना दूसरा हाथ उसने रुफ़ाया के गाल पर फेरना शुरू कर दिया था। रूफ़ी जान, अब किस किस गुस्ताख़ी की सज़ा दूँ आपको? आपके जुर्म तो बढ़ते ही जा रहे हैं। शौहर के साथ ऐसे ऐसे पेश आया जाता है, इस पर हाथ उठाया जाता है, इस कदर शदीद बरहमी, इतनी मुज़ाहमत, ये सब बदतमीज़ी के ज़मरे में आता है और शौहर से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए रुफ़ाया मैम। वो रुफ़ाया पर झुकते हुए मस्नूई तासुर से नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला, मगर आखिरी अल्फ़ाज़ रुफ़ाया मैम पर उसने अपनी आवाज़ को महारत से बदल लिया था। इसका सख्त हाथ अब भी रुफ़ाया के गाल को नरमी से सहला रहा था, लेकिन रुफ़ाया इसके छूने पर बरहम होना भी भूल गई थी। वो तो बस रुफ़ाया मैम के अल्फ़ाज़ और एक जानी-पहचानी सी आवाज़ सुनते ही साक़त हो गई थी। उसने हैरत से फटती आँखों के साथ इस अपने पास लेटे इस बहरूपिये का चेहरा देखा था। हदीद नासिर? इसका बेहद वजीह सुर्ख़ और सफ़ेद चेहरा देखते हुए वो अब शशदर सी ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी। जी, आपका नसा ख़ादिम हदीद नासिर, आपके घर में ग़ुलामी करने वाला हदीद नासिर, जिसकी शक्ल देखकर आपको कराहियत महसूस होती थी, घिन आती थी। वही काला सूडानी हदीद नासिर आपका शौहर है, जिसके हाथ लगाने पर आपने इसको अपने गार्ड से बुरी तरह मार पड़वाई थी। मगर देखिए ना मेरे रब के फ़ैसले, अल्लाह ने बहुत पहले इस काले सूडानी के साथ आपका ताल्लुक जोड़ दिया था। इस शख्स को आपका नसीब बना दिया जिससे आप बेहद नफ़रत करती थी, जिस पर एक निगाह डालना आपको गवारा नहीं था। कल तक आप मुझे खुद को छूना तो दूर देखने की इजाज़त नहीं देते थे, लेकिन आप देखिए ना, सर से लेकर पाँव तक आपको देखने और छूने का हक बस मुझे ही हासिल है। यानी इस बदशक्ल शख्स को जिसे आप अपने पैरों की खाक छूने लायक भी नहीं समझती थी, अब इसी बदशक्ल की पनाहों में मौजूद है। आज मैं अपना हर हक आपसे पूरी तरह से वसूल करूँगा क्योंकि आप मेरी निकाही बीवी हैं। मेरा इंतखाब आपने खुद ही किया था, खुद मुझे अपनी हमसफ़र चुना था। अब बताएँ, आप क्या करेंगी? किसे बुलाएँगी? कैसे रोकेंगी मुझे? कैसे चैलेंज करेंगी मेरे हक़ूक़ को? आज आपको अपनी तमाम तर ज़्यादतियों की तलाफ़ी करनी पड़ेगी और कुछ देर पहले कहे गए अपने अल्फ़ाज़ का भी हिसाब देना पड़ेगा। क्या कहा था आपने कि मैं आपकी क्या किसी लड़की के भी काबिल नहीं हूँ? ना ही इस काबिल हूँ कि बीवी रख सकूँ। कोर्सज़दा मरीज़ हूँ मैं। कुछ ऐसा ही कहा था ना? तो आपकी ये सारी गलतफ़हमियाँ भी मैं अभी दूर कर दूँगा रूफ़ी जान। लेकिन इससे पहले मैं एक बार फिर आपको नसीहत करना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी की हुई असलियत को जाने बिना इस पर अटैक नहीं करना चाहिए, वरना फिर जो नताइज सामने आते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। जैसे मेरी गुर्बत में गुज़री आज की ये रात आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी, बल्कि आपके ज़हन और दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाएगी। धीरे-धीरे इसकी गाल को सहलाते हुए वो इसके चेहरे पर झुक गया था और हैरत और बेयकीनी से साकत पड़ी रुफ़ाया इस बार ना तो एहतजाज कर पाई और ना ही कोई मज़ाहमत कर सकी, बल्कि वो इसे सख्ती से अपनी बाहों के दायरे में समेट कर लाइट ऑफ करते हुए इसकी ज़ात में गुम होता चला गया। कुछ इस तरह कि इसकी नरम गिरफ्त बला की सख्ती इख्तियार कर चुकी थी और रुफ़ाया इसकी जारहाना अंदाज और मज़बूत आहनी गिरफ्त में किसी बेबस चिड़िया की तरह फड़फड़ाती रह गई थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने हाथों में लकड़ी का बड़ा सा डंडा थामे वो एक 12 साल छोटी सी बच्ची थी जो अपनी लकनत सदा लड़खड़ाती जबान में कलमा पढ़ती तेजी से भागती बिल्ली के पीछे खुद भी कलांचे भरती जा रही थी। एक हट्टी-कट्टी काले रंग की बिल्ली इस बच्ची का एक छोटा-सा नन्हा-मुन्ना चूज़ा मुँह में दबाकर शायद लंच करने जा रही थी, मगर अपने 2 चूज़ों के जोड़े में से एक चूज़े के मरने का गम इस बच्ची के दिल पर इतना शदीद हुआ था कि वो अपने चूज़े के कत्ल के बाद इस बिल्ली को भी शहीदों की कतार में खड़ा करने की दर पर थी। तभी अपनी अटकती लड़खड़ाती ज़ुबान में गैर वाज़िह अल्फ़ाज़ के साथ कलमा पढ़ती हुई वो अपने घर के पिछले हिस्से सिहन से भागकर बाहरी दरवाज़े तक चली गई थी। इसी वक़्त बाहरी दरवाज़े से अंदर दाख़िल होते हुए 24 साला नौजवान ने भागती हुई बच्ची को झपट कर अपने बाजुओं में दबोच लिया था। बाहरी दरवाज़ा खुलने की वजह से बिल्ली सही मौका देकर फ़ौरन बाहर को लिपकी और भागते हुए नज़रों से ओझल हो गई। रहमानी, रहमानी कहाँ भागी जा रही हो? आने वाले लड़के ने संजीदगी से बच्चों को गोद में उठाते हुए बोला। यश, यश।
बेबी चूहा ले गई, मानी का चूहा ले गई, अल्लाह अकबर! मानी एकम आएगी, छोड़ो। यश बिल्ली चूसा ले गई, रहमानी का चूसा ले गई, अल्लाह अकबर! रहमानी इसको मारेगी, छोड़ो। बच्ची ने गैर-वाज़िह अल्फाज़ में इस लड़की को अपनी बात समझानी चाहिए, जिसे समझते हुए पुरसोच अंदाज़ में सर हिलाने लगा। ओह सो सैड! मगर अभी तुम इसके पीछे जाकर क्या करोगी? अब तो वो तुम्हारे चिकन की लेग्स, विंग्स, नेक, थाइज़ सब अलग-अलग कर चुकी होगी। तुम अपनी चीज़ों को टुकड़ों में लेकर क्या करोगी? अब इस बेचारी को इसका मील एन्जॉय करने दो और बेफ़िक्र रहो। हम दोनों आज रात ही इस बिल्ली की स्टिंग बिछाते हैं। एक बोरी में बंद करके पटक-पटक कर मारेंगे इस ज़लील बिल्ली को, जिसने तुम्हारे चूज़े को खाया है। वो बच्ची को बहलाने के लिए एक बार फिर संजीदगी से बोला, जो इस वक्त उसके कंधे में मुंह छिपाए अपनी ऊंची सी पोनी टेल को जोर जोर से हिलाती मुंह बसूरने लगी थी। यकीनन अब वो रोने की तैयारी करने लगी थी। इसी ने उसे थपकियां देता हुआ पिचकारने लगा था। इसकी कदम में मौजूद पिंक कलर के फ्रॉक और वाइट टाइट्स में मौजूद वो बच्ची इतनी क्यूट थी कि उसे देखकर हमेशा संजीदा रहने वाले यशब के होंठ भी मुस्कुराहट से आशना हो जाते थे। इस बच्ची के अंदर इनके घर के हर फर्द की जान कैद थी। घर में कोई भी इस नन्ही परी की किसी बात से इनकार करने की जुर्रत ही नहीं कर सकता था। वो बच्ची को धीरे-धीरे समझाते हुए बहलाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी कोई आंगन में चला आया। यश, तुम? कब आए तुम? आने वाली एक कम से खूबसूरत गुड़िया जैसी लड़की थी, जिसने खुशगवार हैरत से अपने सामने मौजूद इस मगरूर ओशन ग्रीन आंखों वाले शहजादे को देखा था, जिसकी सूरत हूबहू उस शख्स के जैसी थी जो इस लड़की के दिल का मकीन था। अस्सलाम वालेकुम। बस अभी-अभी आया हूँ और आते ही मुझे रहमानी के चूजे के इंतकाल की खबर मिली। बस इसी पर ताज़ियत कर रहा था। एक मोटी ताज़ी बिल्ली अभी भी रहमानी के चूजे का कत्ल करके भागी है। अब रात को इस बिल्ली को किडनैप करके फांसी चढ़ाने का प्लान है, या फिर ऐसे मुजरिम का इनकाउंटर करना ही ठीक रहेगा, जिसने बिला वजह एक मासूम चूजे की ज़िंदगी ले ली। वो बज़ाहिर संजीदगी से बोला था, मगर आंखों में शरारती सी चमक फैल गई थी। बिल्कुल नहीं, खबरदार जो तुमने कुछ ऐसा-वैसा किया तो। और इस बदतमीज़ की बातें क्या सुन रहे हो? ये तो है ही अकल से फ़ारिग़। इसे क्या पता कि बिल्ली के अंदर जिन्नात होते हैं? तुम बिल्ली को मारने की सोचना भी मत। और तुम रहमानी, तुम्हारा एक चूज़ा तो मर गया, दूसरी को बिल्ली के डिनर के लिए खुला छोड़ कर आई हो? जाओ जल्दी से डरना बंद करो जाकर, कहीं दूसरा चूज़ा दीवार से कूद कर कोई दूसरी बिल्ली ना खा ले। रहमानी और यशब को प्यार से टपकते हुए उसकी तरफ आती ये 20 साला गुड़िया जैसी लड़की अमल जहांगीर थी, जिसको रहमानी की बड़ी आपी होने के साथ इस घर की केयरटेकर होने का भी एहसास हासिल था। अमल की बात सुनकर रहमानी जल्दी से यशब को गोद से उतरते हुए अपना डंडा लेकर पुरजोश अंदाज में अल्लाह अकबर के नारे लगाती पिछले सहन की तरफ भाग गई थी। इसके अंदाज पर अमल जोर से हंसती थी, जबकि संजीदा से खड़े इस हसीन शहजादे के लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। इस लड़की का भी कोई हाल नहीं। देखा तुमने कैसे सारा दिन धुम मचाए रखती है। अभी कुछ देर पहले अपने मौलाना साहब को कायदे-आज़म की सुनहरी अक़वाल सुना रही थी कि किस तरह उन्होंने वक़्त की कदर करते हुए अपने लोगों के लिए एक अलग मुल्क बनाकर अपने मुसलमान भाइयों के लिए काम किया और काम-काम और काम करने को ज़िंदगी का नस्ल बनाया। इसके साथ ही हदीस भी सुना रही थी कि अल्लाह के नबी ने वक़्त पर उठने और जल्दी सोने वालों को किस कदर पसंद फरमाया है। आज मौलाना साहब ने इसे सबक नहीं दिया, बल्कि इसने उन्हें पढ़ाया। बस बेचारे इतनी गलती हुई थी कि यहाँ आने से 2 घंटे पहले ही इनकी आँख लग गई थी और यहाँ पहुँचते-पहुँचते वो सिर्फ़ 2 मिनट लेट हो गए थे। बस इसी बात पे यूशा के साथ मिलकर दोनों ने बेचारे मौलाना साहब की क्लास ले डाली। तौबा तौबा! मौलाना साहब कान पकड़कर अपने कसूर की माफ़ी माँगते हुए गए हैं। अमल मज़े से बोलती हुई सेन में लगे झूले पर बैठ गई थी, जो बतौर ख़ास रहमानी के लिए आंगन में लगे हुए बड़े से आम के पेड़ पर डाला गया था। साथ ही इसने कानों को हाथ लगाते हुए रहमानी की करतब बताकर बाकायदा यशब के सामने तौबा की थी। यशब इसकी बात सुनकर इस बात में सर हिलाता है। ये तो सिखाया अपनी रहमानी को हमने कि हक बात कहते हुए किसी से भी नहीं डरना चाहिए। मौलाना साहब को वाकई वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। 2 मिनट देर हो या 1 मिनट, देर तो देर होती है। वक्त पर आकर बच्चों को पढ़ाना मौलाना साहब की ड्यूटी है, और देर होने की सूरत में रहमानी साहब को रहमानी को उनसे बात पुरस करने की पूरी इजाज़त है। बहरहाल, आप ये बताएँ कि आप कैसी हैं? पढ़ाई कैसी जा रही है? आक़ा जान, यूशा और यशार कहाँ हैं? और आपके सरताज? यशा बता रहा था कि दानिब भी रात को ही घर आए हैं।
वो भी किस ज़हन में बड़ी कुर्सी घसीट कर अमल के सामने बैठ गया था। अमल के चेहरे पर सरताज का नाम सुनकर सुर्खी की लहर दौड़ गई थी। उफ़! साँस तो ले लो लड़के, एक ही साथ शुरू हो गए। सबसे पहले मेरी बात सुनो और मेरी खैरियत सुनो। मैं ठीक हूँ, एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। आजकल फ़ारिग ही हूँ तो यशार के साथ शाम को फ्रेंच लैंग्वेज की क्लासेस लेने जाती हूँ, मगर आज नहीं जाती क्योंकि यशार को इनके मतलब तुम्हारे दानी चाचू के साथ अकेडमी जाना था। यूशी अंदर हैं और आगा जान अलफला गए हैं। अमर ने मुकम्मल तफ़सील से बताते हुए अटकते, झिझकते हुए अपने सरताज और आखिर में आगा जान के बारे में बताया था। जबकि यशब दानी और यशार के बारे में सुनकर अचानक चौंक गया था। यानी आपके सरताज मोहतरम वाक़ई अपने यशार को किंग फू सिखाने का पक्का इरादा कर चुके हैं। यशब ने संजीदगी से ठोड़ी खुजाते हुए, तुम्हें भी तो मेरे सरताज ने कंग फू और कराटे एक्सपर्ट किया था, तभी तुम आए आए दिन लोगों के मुँह तोड़ते फिरते थे और अभी तुम्हारा बस चले तो हर राह चलते की धुलाई करते रहो। अमल इसकी बार-बार की आपकी सरताज की गिरदान से झंझलाकर बोली थी। यशब इसकी बात सुनकर फिर से मुस्कुरा दिया था। जनाब इज़्ज़त-माब आनसा अमल जहांगीर साहिबा उर्फ़ चची जान, आप जानती हैं ना कि आपके सरताज शुरू से ही मेरे आइडियल रहे हैं। उनकी हर स्टाइल को मैंने बचपन से कॉपी किया। इनके उठने-बैठने का स्टाइल, इनके बोलने का स्टाइल, इनके बात करने का लहज़ा, इनके देखने का स्टाइल। इनका मुकाबल की आँखों में आँखें डालकर मुदल्लल अंदाज़ में बात करना, इनकी वो मग़रूर वॉक, इनके वो खूबसूरत फ्रेम वाले स्पेक्ट्स, इनकी ड्रेसिंग और यस इनका भार-धार वाला शौक। वल्लाह! व्हाट अ मैन! मैंने इनकी हर एक बात को बचपन से कॉपी किया था, इनके शौक को कैसे कॉपी ना करता। आगा जान और दानी मेरे लिए सांसों की तरह ज़रूरी है। यज़ान मेरे चचा ही नहीं, मेरे दोस्त हैं, मेरे राज़दां, मेरे दिल का टुकड़ा है वो अमल। हम तीनों भाइयों के लिए जो कुछ उन्होंने और आगा जान ने किया है, मैं चाहूँ भी तो मर कर वो सब कुछ नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। हाँ, मगर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं भी अपने छोटे भाइयों के लिए ऐसा ही साबित हो सकूँ, जैसे दाने बचपन से हमारे लिए हुए हैं। वो ठहरी हुई आवाज़ में आँखें मूंदे जज़्ब से बोलता अचानक ही काफ़ी से ज़्यादा जज़्बाती हो गया था। यश! मेरे बच्चे बस कर दो तुम। तुमने तो अपने दानी पर पूरी ग़ज़ल लिख डाली है। इतनी मोहब्बत से मेरा ज़िक्र करोगी तो बाद में तुम्हारी चची यही सोच-सोच कर गम से आधी हो जाएँगी कि इनसे ज़्यादा मेरा भतीजा मुझसे मोहब्बत करता है। अपने बिल्कुल पीछे यज़दान की आवाज़ सुनकर यशब ने पट से आँखें खोली थीं और पीछे पलट कर देखा। यज़दान रहमानी को गोद में लिए उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था। यशब अपनी तमाम तर संजीदगी को पुस्से पश्त डालकर मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और पुरजोश अंदाज में चचा के गले लग गया था। एक सुकून सा इसके रगों-पे में उतरता चला गया था। वो 5 महीने बाद अपनी जान से प्यारे चचा से मिल रहा था। इतने महीने से वो एक काम के सिलसिले में घर से बाहर था। इसका और दानी का काम ही ऐसा था कि इन दोनों को महीनों-महीनों घर से बाहर ऐसे ही भटकना पड़ता था। दानी मैंने आपको बहुत मिस किया यार सच्ची। वो शिद्दत से यज़दान को खुद में भींचता हुआ भराई हुई आवाज़ में बोला। दानी भतीजे की इस मोहब्बत और दीवानगी भरी मोहब्बत को देखकर मुस्कुरा दिया था। यश मानी को मिस नहीं किया। यश रहमान को मिस नहीं किया। रहमानी मुँह बनाकर बोली। इसके हाथ में इस वक़्त डंडे की जगह एक नया जूज़ों का जोड़ा था, जो यकीनन यज़दान उसके लिए लाया था। जबकि इसके सामने बैठी अमल, यज़दान को देखकर खामोशी से नज़रें झुकाकर फ़र्श को घूरने लगी थी। वो अपने अंदर इन शरारती आँखों में लम्हा भर देखने का हौसला नहीं रखती थी। सच्ची बहुत मिस किया मैंने तुम्हें रहमानी, ख़ास तौर पर तुम्हारी इस लातीनी ज़बान को ख़ासा मिस। इधर आओ मेरे पास और नी चूज़ों का जोड़ा कौन लाया? ऋषभ ने रहमानी को यज़दान की गोद से अपनी गोद में लेते हुए इसका गाल चूमा था। साथ ही इसके हाथ में मौजूद चूज़े को देखकर वो हैरत से बोला। अपने घर आते ही उसकी शख्सियत पर छाई संजीदगी, शगुफ्तगी और आँखों में फैला सर्द तासुर नरमी में ढल जाता था। दानी को पौन मान काता था मानी ने। दानी लाया है, अल्लाह अकबर। दानी को फ़ोन किया था रहमानी ने। दानी लाया है, अल्लाह अकबर। रहमानी ने यशब को जवाब देते हुए अपनी गोद में मौजूद दोनों चूज़ों के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए इन्हें चूमा था। साथ ही बुलंद आवाज़ में अल्लाह अकबर की मखसूस तकबीर पड़ी थी। अल्लाह अकबर रहमानी का तकिया कलाम था।
अरे वाह भाई! क्विक सर्विस। दानिश छुटकी ने कब कहा कि आपको ये तो गालिबन अपने चूज़े को बिल्ली से बचाने के लिए भागी थी ना? ऋषभ दानी के पास झूले पर बैठते हुए बोला जहाँ कुछ देर पहले अमल बैठी हुई थी। यज़दान की जलती आँखों की तपिश से घबराकर अमल हाल के रास्ते से पीछे किचन में चली गई थी। जबकि यशब के बैठते ही रहमानी भी इसकी गोद से उतरकर अपने चूज़े लेकर पिछले सेहन में भाग गया था। तुम्हें पता तो है, इस मामले में हमारी रहमानी की फुर्तियाँ। अपने कामों के लिए मोहतरमा का दिमाग भी बहुत तेज़ चलता है। सबके नंबर इसे ज़ुबानी याद है। मुझे कॉल करके कहने लगी कि दानी मेरे चूज़े को बिल्ली ले गई। अभी के अभी चूज़े का जोड़ा लो वरना मैंने खाना नहीं खाना। अब रहमानी की भूख हड़ताल यानी आगा जान समेत यशार और यूशा के लंच का भी बायकॉट। इसलिए इसके चूज़े लेते हुए आया हूँ। यसार ने तफसील से यशब को बताया। तभी इसे यशार का ध्यान आया। दानी, यशार कहाँ है? वो आपके साथ अकेडमी गया था ना? यशब ने छोटे भाई के मुतालिक पूछा। हाँ, मैंने अजमेर से कह दिया है। अपनी ही अकेडमी में अपने घर के बच्चे का एडमिशन कर क्या करवाना था। बस उसे वहाँ लड़कों की प्रैक्टिस दिखाने के लिए रह गया था। बहुत खुश है वो, सीखने का शौक भी है। मेरे साथ ही घर वापस आ रहा था कि अचानक उसे याद आया कि कल उससे रहमानी का क्रिकेट बैट टूट गया था। तो बस वही लेने के लिए रुक गया। सारे घर वालों के सर पर तो इस लड़की के कर्ज चढ़े हुए हैं। हर वक्त की धमकियाँ और फरमाइशें हैं। बस यज़दान ताज्जुब से सर हिलाता हुआ बोला और फिर भतीजे के कंधे पर हाथ फैलाते हुए अपने बाएं तरफ दे अपने बाएं तरफ देखा। बरामदे से अम्मा उसे दोबारा अपनी तरफ आते हुए दिखाई दी थी। हाथ में पानी के गिलासों की ट्रे थमी थी। तभी उसने शरारत से अपनी तरफ आती अमल को मुखातिब किया था। अरे मैंने कहा मोहतरमा अम्मा जहांगीर साहिबा, कितनी देर से हम दोनों चचा भतीजे यहाँ भूखे प्यासे बैठे सूख रहे हैं और आप सिर्फ पानी पर टरका रही हैं। हम गरीबों को कुछ खाने को भी मिलेगा या बस आपके चांद चेहरे को देखकर पेट भर लें। अमल के पास आते ही यज़दान ने उससे कहा था। यज़दान की इस खफीफ सी छेड़छाड़ पर पास बैठा इससे 4 साल छोटा भतीजा भी मुस्कुरा दिया था। जी, ला रही हूँ। यूशु और इशार के लिए कीमे वाले समोसे बनाए थे। चाय के साथ वही ला रही हूँ। खा लीजिएगा। अभी खाने में थोड़ा वक्त लगेगा। अमर यशब को पानी धीरे से देती हुई बोली थी। मगर मुकाबल के चेहरे पर सजी खूबसूरत सी शरारती मुस्कुराहट और ओशन ग्रीन शोख आंखों में नजर आती मखसूस चमक उसे नर्वस कर रही थी। और फिर ट्रे से ग्लास पकड़ते हुए यस्ता ने यशब से आंख बचाकर अमल का हाथ भी पकड़ लिया था, जिस पर वो सटपटाते हुए ट्रे छोड़कर जल्दी से पलटी थी। यज़दान अगर बर वक़्त ट्रे न थामता, तो सारा पानी इन दोनों पर गिरता। तभी उसने घूर कर तेज़ी से अंदर जाती अमल की पुश्त को देखा, जो हवा की तरह बरामदा पार करके झपाक से अंदर गुम हो गई थी। बहुत ही बेशर्म और बेबाक इंसान है। भतीजे के सामने भी ना तो नज़रों पर लगाम डालते और ना छिछोरी हरकतों से ग्रेज़ करते हैं। अंदर किचन में आकर अमल धक-धक करते दिल पर हाथ रखकर बड़बड़ाई थी। इसका यज़दान से निकाह हुए भी 1 साल ही हुआ था। रुखसती इसकी पढ़ाई की बात तय होना करार पाई थी। निकाह के बाद ही संजीदा से यज़दान के तेवर इतनी तेज़ी से बदले थे कि अमल की अकल हैरान रह गई थी। निकाह के हफ्ते बाद ही काम की वजह से यज़दान 2 महीने घर से बाहर रहा था। मगर 2 महीने बाद जब वो घर आया, तो हकीकतन उसने अमल की शामत बुला ली थी। इसकी शरारतों और लगावट और मोहब्बत के मुज़ाहिरों ने अमल को बौखला कर रख दिया था। कभी सबके सामने अमल इसकी ज़ूमैनी बातें सुनकर बौखला उठती, तो कभी उसकी गुस्ताख नज़रों की बेबाकियों पर। ऐसे ही झटपटाकर जीतने के लिए जाने कहाँ पे अपनी जाय-पनाह ढूँढने लगती थी, मगर वो कहीं न कहीं उसे चाह ही लेता था। अभी वो इस शरारती आँखों वाले दिलरुबा से शख्स की शरारती नज़रों से बचकर किचन में भागी चली आई थी, ताकि दानी से छुपने के साथ-साथ तेज़-तेज़ हाथ चलाकर दोनों चचा-भतीजे के लिए खाने का इंतज़ाम भी कर सके, वरना अभी के अभी इन दोनों के खुशगवार मूड बरहम हो जाते। यज़दान यूसुफ से लेकर इशावर और यूशत तक सब भूख के मामले में बेहद कच्चे थे और भूख की हालत में वो चारों भतीजे ज़ख्मी शेर की तरह ज़रा-ज़रा सी बात पर लड़ने-मरने पर आमादा हो जाते थे। इस वक़्त दिन के खाने का भी टाइम हो चुका था और इतने महीनों बाद यशब की इस अचानक आमद पर अब अम्मल को जल्दी-जल्दी खाने पर थोड़ा-सा एहतमाम भी करना था। इसलिए उसके हाथ तेज़ी से चलने लगे थे। फिर यज़दान की पुकार पर उसने जल्दी-जल्दी समोसे फ्राई करके नीमको केक और बेसन का हलवा भी ट्रे में रखा। इससे पहले कि वो दोनों भतीजे भूख की वजह से तैश में आ जाते, अम्मा इन दोनों को कुछ हल्का-फुल्का खाने देकर जल्दी-जल्दी खाना तैयार करना चाहती थी। उसने तेज़ी से चाय बनाकर ट्रे सेट की और बरामदे तक चली आई। फिर वहीं से एक नज़र उसने सामने की तरफ डाली। यज़दान और यशब के सामने झूले के आगे उसे यूशा खड़ा नज़र आया था। वो यशब से मिल रहा था।
यूशे को देखकर अमल ने शुक्र की सांस ली थी। यूशे, जरा आकर ये ट्रे बाहर ले जाओ प्लीज। अमल की आवाज सुनकर यूशे ने पलटकर बरामदे की तरफ देखा, फिर अस्पात में सर हिलाता हुआ इसके पास आने लगा था। जबकि यज़ान ने लब भेंचकर मुस्कुराहट रोकते हुए तिरछी नज़रों से अमल का ये फरार का अंदाज मुलाहिज़ा किया और एक गहरी सांस खींचते हुए वो इस डरपोक लड़की के डर को सोचकर तासुब से नफ़ी में सर हिलाने लगा था, जो इसकी दीवानगी और शिद्दतों से ऐसे ही बचकर भागती थी। इनके निकाह को 1 साल हो चुका था, मगर इसके बावजूद अमल की इसे सामने देखते ही जान जाने लगती थी। न जाने रुखसती के बाद इसका क्या हाल होता। वो गर्दन मोड़े बरामदे में मौजूद अमल को बगौर देखता हुआ सोच रहा था कि तभी अल्लाह अकबर के तेज नारे पर उसने चौंकते हुए आवाज की तरफ देखा था और इसी वक्त इनसे कुछ दूर अमल की तरफ बढ़ते यूशे के सर पर अचानक ढेर सारे पानी का आबशार गिरा था। शाह, बारिश आई है, अल्लाह अकबर। शाह, बारिश आई है, अल्लाह अकबर। ऊपरी फ्लोर की रेलिंग पर लटकी रहमानी के हाथ में पानी की बाल्टी थी, जिसे नीचे रखते हुए उसने शरारत से हाँक लगाकर यूशी से बिला वजह पंगा लिया था। तभी यूशी से गुस्से से उसे देखकर दांत पीसते हुए ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ लपका था और उसके पीछे पीछे दानी के पास हैरान सा बैठा यशब भी। वो रहमानी को बचाने फौरन यूशी के पीछे पीछे ऊपर की तरफ भागा था। अमल ने भी रहमानी की आवाज सुनकर ऊपर की तरफ भागते यूशी को देख लिया था। उसे इस वक़्त रहमानी की बेवक़्ती बदतमीज़ी पे गुस्सा आया था, जिसकी वज़ह से मजबूरन से खुद ही ट्रे लेकर यज़दान के सामने जाना पड़ा था। वो झिझकते हुए बाहर सहर तक आई थी और उसे अपने पास आते देखकर यज़दान की आँखों में दोबारा वही शौक से चमक उतर आई थी। लबों पर मुस्कुराहट रक़्स करने लगी थी। जज़्बे लुटाती नज़रों से वो पिंक आरकंडी वाले दुपट्टे के हाले में मुकीत अमल के चेहरे को दीवानावार देखने लगा था। जबकि खुद को यज़दान की पुरशौक नज़रों के हिसार में महसूस करके अमर के हाथों में पकड़ी ट्रे लरसने लग गई थी। अमल की घबराहट, बौखलाहट को महसूस करके यज़दान नफ़ी में सर हिलाकर मुस्कुराते हुए तेज़ी से आगे बढ़ा था कि कहीं मोहतरमा अमल साहिबा घबराहट में दोबारा ट्रे न फेंक दें। अभी तो अमर को अपने सामने बिठाकर हल्की-फुल्की जिसारतों से उसे मज़ीद नर्वस करने का इरादा करता था। मगर इससे पहले कि वो अपने ख़यालात को अमली जमा पहनाते हुए अमल के नज़दीक पहुँचता, इसी वक़्त दाखिली दरवाज़ा एक झटके से खुलकर यशार हाथ में बैट पकड़े घर में दाखिल हुआ था। अंदर दाखिल होते ही उसने ज़ोरदार आवाज़ में सलाम भी किया था। भतीजे की आवाज़ सुनकर अमर की तरफ बढ़ते इस्तान के कदम अपनी जगह रुक गए थे और मरे अंदाज में आगे बढ़ती अमल ने सामने से आते यशार को देखकर बेख्तियार शुक्र का सांस लिया था। यशार, भाई ज़रा ये ट्रे तो ले जाओ प्लीज़। अमल ने ऊंची आवाज़ में यशार को पुकारा था और यशार के पास आते ही वो जल्दी से ट्रे से थमाकर खुद वापस किचन में चली गई थी। यशार मुंह बनाकर एक बार फिर अमल की पुश्त को घूरने लगा था। ये लड़की भी ना, मिसेस अमल यज़दान बट, एक बार हाथ लग जाए ज़रा आप। फिर आपको बताता हूँ कि राह फ़रार कैसे इख्तियार की जाती है। आपके सारे डर, घबराहट और बौखलाहटों समेत आपके होश ना उड़ाए तो कहना। वो झुंझलाकर अपने हाथ का मुक्का दूसरे हाथ पर मारते हुए ज़ेरेला बड़बड़ाया था। फिर इसी वक्त आगा जान भी दाखिली दरवाज़ा खोलकर अंदर चले आए थे। घर में दाखिल होते ही ऊपर से दौड़ते कदमों की तेज आवाज़ें सुनकर वो सहन में दानी के पास आ खड़े हुए थे। आगा जान के आते ही वो यज़दान उनकी तरफ मुतवज्जो हो गया था, जिन्होंने ऊपर से आती रहमानी और यूशे की आवाज़ के साथ यशब की आवाज़ भी सुनकर खुशी से लर्ज़ीदा आवाज़ में यशब को पुकारना शुरू कर दिया था, जबकि यशब और रहमानी और यूशे की सुलह करवाने में मसरूफ़ था।